हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है फोर पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये वाला टॉपिक आपकी क्लास 12 की ज्योग्राफी बुक है, आपकी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन डेवलपमेंट में दिया हुआ है। और इसको हम बहुत शानदार तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। फोर पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट के चार मेन से कौन कौन से पिलर्स हैं। पिलर नंबर 1 इक्विटी, दूसरा है सस्टेनेबिलिटी, तीसरा है आपका प्रोडक्टिविटी और फोर्थ है आपका एम्पावरमेंट। मतलब अगर आपको ह्यूमन डेवलपमेंट करना है या हमको ह्यूमन डेवलपमेंट करना है, ध्यान रखना ये हमारे व्यक्ति विशेष के लिए बहुत जरूरी है। किसी भी व्यक्ति को अपनी लाइफ में डेवलपमेंट करना है तो किन किन चीज़ों पर फोकस जरूरी है, किसी भी सरकार को ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए किन किन चीज़ों पर फोकस करने की जरूरत है, तो वो ये चार पिलर्स हैं। नंबर 1 इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। इन पर फोकस करने की जरूरत है। वन बाई वन हम सारे पिलर्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पहला है इक्विटी। ठीक है, it means equal access to opportunities should be given to all without any discrimination on the basis of gender, race, income and the in इंडियन केस कास्ट। आपको यहाँ पे बताया गया इक्विटी का मतलब ये है कि सभी लोगों को बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, बराबर एक्सेस मिलना चाहिए अपॉर्चुनिटीज का। अगर मान लो इसका एग्जांपल मैं अगर दूं कि मान लो अगर सरकारी जॉब निकली, कोई गवर्नमेंट जॉब निकली है, तो उस गवर्नमेंट जॉब में हर कास्ट, हर कम्युनिटी, हर रिलीजन और हर प्रकार के लोगों को उसमें अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। किसी को एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं है। अगर हम इक्विटी पर फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ह्यूमन डेवलपमेंट हो जाएगा। किसी को भी हमको एक्सक्लूड नहीं करना है, किसी भी ग्रुप को हमें भेदभाव नहीं करना है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है जेंडर के आधार पर, रेस के आधार पर, इनकम के आधार पर और कास्ट के आधार पर। मतलब जो भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा रही है, जो भी अपॉर्चुनिटीज है, उनमें सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज, सबको बराबर एक्सेस मिलना चाहिए। ठीक है, और ये बड़ी ब्यूटीफुल पिक्चर दिखा रखी है। इक्वलिटी और इक्विटी में डिफरेंस, बड़ा प्यारा सा डिफरेंस है। हालांकि बुक में इतना ज्यादा दे नहीं रखा, मगर ये पिक्चर मैंने जरूर डाल दिया आपको। देखो इक्वलिटी में क्या है, यहाँ पर जैसे ये मैच देख रहे हैं तो यहाँ पे ये 3 स्टूल लगा दिए बराबर बराबर साइज के। ठीक है, तो भाई लो भैया, ये छोटा है, ये मीडियम साइज का और ये लंबा व्यक्ति है, तो इनको बराबर स्टूल दे दिए। तो ये तो है इक्वलिटी। और इक्विटी में क्या है, जैसे मैच देख रहे हैं, अब कैसे मतलब सभी को बराबर मतलब मैच देखने का मौका मिले तो क्या करें। देखो ये लंबे हैं, मतलब इनके पास ऑलरेडी है क्षमता देखने की, मैच खड़े होकर देख सकते हैं, इनको कोई स्टूल की जरूरत नहीं है तो इनको स्टूल नहीं दिया। ये मीडियम साइज वाले हैं, इनको एक स्टूल की जरूरत है, एक दे दिया। ये सबसे छोटे हैं तो उनको 2 स्टूल दे दिए। मतलब क्या, व्हाट ए वंडरफुल थिंग। ठीक है, तो सरकार को किस पे फोकस करने की जरूरत है, इक्विटी पे फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, और एक एग्जांपल और यहाँ पे दे रखा है। फॉर एग्जांपल, इन एनी कंट्री इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल बिलोंग टू विच कम्युनिटी और ग्रुप और व्हाट माइट बी द रीजंस फॉर दिस सिचुएशन। ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी देश में आपको ये देखना पड़ेगा कि स्कूल से जो ड्रॉप आउट हो रहा है, स्कूल से जो मतलब लोग स्कूल छोड़ देते हैं, तो किस कम्युनिटी से सबसे ज्यादा स्कूल ड्रॉप आउट हो रहे हैं, किस कम्युनिटी के जो बच्चे हैं सबसे ज्यादा स्कूल छोड़ देते हैं, और इसके पीछे क्या सिचुएशन है, क्या रीजन है, ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इंडिया के केस में हम बात करें तो बहुत सारी गर्ल्स और बहुत सारे लोग जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो स्कूल छोड़ देते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भारत में जो मतलब बेचारे गरीब लोग हैं, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से गरीब है, वो स्कूल ड्रॉप आउट का केस उनमें ज्यादा देखने को मिलता है। इससे हमें पता चलता है कि जो चॉइस होती है, इन जो लोगों की चॉइस है वो कैसे बेचारों की लिमिटेड है, जो मतलब सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, इनकी चॉइस लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है, क्योंकि इनके पास इक्वल एक्सेस नहीं है नॉलेज का। तो इनको भी क्या होना चाहिए, इक्वल एक्सेस होना चाहिए नॉलेज को। इनको सबसे ज्यादा सरकार को बेनिफिट देने की जरूरत है। दूसरा है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी आप सब जानते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बचपन से पढ़ते जा रहे हो। सस्टेनेबिलिटी मतलब कोई भी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है तो उसको कंटिन्यू रखो, सबको बराबर देते रखो, और साथ के साथ में ये भी ध्यान रखना है कि फ्यूचर जनरेशन के साथ भी आप जस्टिस करके चलें। तो सस्टेनेबिलिटी मींस कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जो भी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है उनको कंटिन्यू रखो। सस्टेनेबिलिटी का मतलब यही होता है कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यू रखना है आपको अपॉर्चुनिटीज को। टू हैव सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट इट मस्ट गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल जनरेशन। तो अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेंटेन रखना है तो हमें सभी जनरेशन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेंगी। all the resources such as environment, finance, human resources must be used keeping in mind the future। तो आप जितने भी रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, चाहे एनवायरमेंटल रिसोर्स हो, फाइनेंशियल रिसोर्स हो, ह्यूमन रिसोर्सेज हो, आपको इस प्रकार से यूज करना है ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी इनको बचा के रख सकें। और किसी भी रिसोर्स का मिस यूज का मतलब है कि आने वाले फ्यूचर में जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए रिसोर्सेस कम पड़ जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ ए सोसाइटी इज नॉट इन फेवर ऑफ गर्ल्स एजुकेशन इट में सीवियरली अफेक्ट द अदर एस्पेक्ट ऑफ गर्ल्स लाइफ एज इट वुड curtail their career choices and many
अपॉर्चुनिटीज विल बी लॉस्ट व्हेन दे ग्रोन अप। अब यहाँ पे एक बात कही जा रही है कि अगर मान लो कोई सोसाइटी है, वहां पर गर्ल्स एजुकेशन के फेवर में नहीं है, कुछ लोग हैं ना, ध्यान रखना है। तो इससे क्या होगा, जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनकी लाइफ पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और उनकी जो फ्यूचर में जो कुछ चॉइसेस होती हैं, कुछ बनने की जो चॉइसेस होती हैं, वो खत्म हो जाती हैं। जब वो बड़ी होती हैं तो उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती हैं। तो सिर्फ किस वजह से नहीं मिल पा रही हैं? क्योंकि इन महिलाओं को, इन गर्ल्स को क्या नहीं दी? एजुकेशन नहीं दी। दस it is responsibility of the society to provide equal opportunities and choices to its future generations। तो ये हर सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि अपनी आने वाली जनरेशन को हर प्रकार की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए। ऐसा नहीं कि लड़कियों को छोड़ दो, तो फ्यूचर में भैया उनकी जिंदगी के साथ भी आप कहाँ जस्टिस कर रहे हो? फ्यूचर में उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाएंगी जो आपको मिल रही है, तो सबको दो। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब है किसी भी चीज की कैपेसिटी इंक्रीज करना। इट मीन्स प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन लेबर और प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वर्क के रूप में प्रोडक्टिविटी की बात की जा रही है। तो लोग ज्यादा से ज्यादा काम करें, कम काम में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट लेके आए और काम वेस्ट ना करें। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कैसे लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं? क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी तो सिस्टम अच्छा काम करेगा और ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें लोगों की कैपेबिलिटीज को बढ़ाना पड़ेगा, उनकी क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। सो दिस प्रोडक्टिविटी मस्ट बी कॉन्स्टेंटली इनलिस्ट बाय बिल्डिंग कैपेबिलिटीज इन पीपल एज पीपल आर कंसीडर्ड एज द रियल वेल्थ ऑफ नेशन। किसी भी देश की जो संपत्ति होती है, रियल जो धरोहर होती है, वो होते हैं वहाँ के लोग। अगर हम लोगों से ज़्यादा काम निकलवाना चाहते हैं, अगर लोगों को हम बेस्ट से बेस्ट, अगर मतलब उनका आउटपुट चाहते हैं, बेस्ट से बेस्ट उनका रिजल्ट चाहते हैं, तो पहले हम उनको कैपेबल बनाना पड़ेगा। तो ह्यूमंस को हम कैसे कैपेबल बना सकते हैं भाई? ह्यूमंस को हम कैपेबल बना सकते हैं उनकी एजुकेशन में खर्च करके, उनकी हेल्थ पर खर्च करके, उनको स्किल्स प्रोवाइड करा के। हेल्थ, एजुकेशन, स्किल अगर हम प्रोवाइड कराते हैं लोगों पर, तो मतलब वो आने वाले टाइम में वेल्थ बन जाएंगे। लोग जो है वो मतलब देश की रियल वेल्थ बन जाएंगे और लोग ही किसी भी देश की रियल वेल्थ होते हैं। तो आपने देखा होगा, जो भी देश अपने लोगों पे ज़्यादा खर्च करता है वो देश ज़्यादा ग्रो करता है। फॉर एग्जांपल छोटा सा देश है जापान। देश छोटा सा है मगर आज देखो पावरफुल देशों में इनकी गिनती आती है। क्या शानदार इनके पास टेक्नोलॉजी है। क्यों है? क्योंकि ये अपनी ह्यूमन लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, ये हेल्थ पर फोकस करते हैं, एजुकेशन पर फोकस करते हैं, स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं, इसीलिए इनकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा हाई है। फॉर बेटर वर्क एफिशिएंसी इट इज इंपॉर्टेंट टू पुट एफर्ट्स टू इंक्रीज देयर नॉलेज, प्रोवाइड बेटर हेल्थ फैसिलिटीज। इसलिए अगर हमें लोगों की और वर्क की एफिशिएंसी बढ़ानी है तो हमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन देनी पड़ेगी, उनकी नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी और हेल्थ फैसिलिटीज पर फोकस करना पड़ेगा। फोर्थ है आपका पिलर इंपावरमेंट। इंपावरमेंट का मतलब है लोगों को मजबूत करना है, लोगों की चॉइसेस को इंक्रीज करना है, लोगों को पावरफुल बनाना। ठीक है, तो इंपावरमेंट मीन्स टू हैव पावर टू मेक चॉइसेस। लोगों के पास पावर होनी चाहिए कि वो अपनी चॉइस खुद डिसाइड कर सकें, अपने हिसाब से काम कर सकें। सच पावर्स कम्स फ्रॉम इंक्रीजिंग फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी। और लोग कब अपनी मतलब चॉइस, लोगों को कब मतलब लोग जो हैं कब अपनी चॉइस को खुद डिसाइड कर सकते हैं, खुद के हिसाब से मतलब जो चाहें वो कर सकते हैं, वो जब हम उनकी फ्रीडम बढ़ाएं और उनकी क्षमता बढ़ाएं। जब हम लोगों की फ्रीडम पे फोकस करेंगे, कैपेबिलिटी पे फोकस करेंगे, उनको ज़्यादा आज़ादी देंगे, तो डेफिनेटली वो अपनी चॉइस खुद मतलब डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड गुड गवर्नेंस एंड पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज टू एम्पावर पीपल। सरकार की भी जिम्मेदारी है कि कुछ सरकार को अच्छी गवर्नेंस प्रोवाइड करनी चाहिए और पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को एम्पावर करे, जो लोगों को मजबूत करे, जो लोगों को सशक्त करें। द एम्पावरमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप इज स्पेशल इंपॉर्टेंस। और सरकार की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए जो सोसाइटी में सबसे ज़्यादा जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप हैं, पिछड़े हुए ग्रुप हैं, उन पे सबसे ज़्यादा फोकस करें ताकि इनके पास भी पावर हो कि वो भी अपनी चॉइसेस मेक कर सके, अपनी चॉइसेस के हिसाब से काम कर सके। ऐसा नहीं कि जो काम उनकी पुरानी जनरेशन करती आ रही है वही काम करते रहें। ठीक है, द गवर्नमेंट शुड गिव स्पेशल अटेंशन ऑन सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप्स टू एम्पावर देम। तो सरकार को सबसे ज़्यादा सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप पर फोकस करने की जरूरत है ताकि हम उनको एम्पावर कर सकें। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और लक्की एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बी द पार्ट ऑफ लक्की एजुकेशन फैमिली। थैंक यू।